नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, असम चुनाव में पहचान विकास पर फोकस, अवैध प्रवासियों पर सख्ती। अमित शाह का अंडमान और निकोबार दौरा, सुरक्षा कानूनी सुधार और संगठन पर विस्तार से चर्चा। ओवरलोड ट्रक वसूली कांड, रायबरेली फतेहपुर में 2 आरटीओ प्रवर्तन सस्पेंड, एसटीएफ खुलासे से हड़कंप। भावनगर मारपीट कांड, बदगाड़ा पुलिस ने 8 आरोपियों को किया रिकंस्ट्रक्शन, लाइव वीडियो से हुआ था खुलासा। चौमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण बुलडोजर कार्रवाई, पुलिस पर पथराव के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पहचान और विकास कार्य पर मुख्य फोकस होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें राज्य से निष्कासित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जब तक स्वदेशी आबादी के हितों की रक्षा नहीं होती तब तक राज्य का विकास संभव नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अब विदेशियों के प्रति नरम रुख अपनाने का विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट के आदेशानुसार एक बार विदेशी के रूप में पहचान होने पर डिप्टी कमिश्नर उस शख्स को देश छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। शर्मा ने विश्वास जताया कि विकास कार्य जारी रहेंगे और नए साल में उनका संकल्प बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाना है। बुलेटिन में अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली और फतेहपुर में आरटीओ प्रवर्तन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रायबरेली के आरटीओ प्रवर्तन अंबुज और फतेहपुर के आरटीओ प्रवर्तन पुष्पांजलि मित्र गौतम को शासन स्तर से सस्पेंड कर दिया गया, जिससे परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते दिनों एसटीएफ ने रायबरेली और फतेहपुर जनपद में कार्रवाई करते हुए ओवरलोड ट्रकों के अवैध एंट्री के नाम पर वसूली के मामले का खुलासा किया था। जांच में सामने आया कि प्रति ट्रक करीब 5,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। वहीं एसटीएफ को करीब 114 ट्रकों की एंट्री से जुड़ी सूची भी मिली थी। रायबरेली में आरटीओ प्रवर्तन अंबुज और तत्कालीन पीटीओ रेहाना बानो समेत कई लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जबकि पीटीओ रेहाना बानो को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका था। अब आरटीओ प्रवर्तन अंबुज के निलंबन के बाद पूरे मामले में कार्रवाई और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। चौमू में मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इमाम चौक इलाके में नगर परिषद और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया, जबकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की गई और अवैध कब्जों की जांच तेज हुई। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर से 19 से 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। जयपुर वेस्ट के एसडीपी राजेश गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद की कार्रवाई जारी है और उपद्रव में शामिल लोगों के अवैध अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद को। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रखी है। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था उसमें यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों में शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। बुलेटिन में अगली खबर भावनगर से। भावनगर जिले में हुई चर्चित मारपीट की घटना में बगदाड़ा पुलिस ने 8 आरोपियों को रिकंस्ट्रक्शन किया। नवनीत बलगिया नामक व्यक्ति पर 29 दिसंबर को जानलेवा हमला किया गया था, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था और इस हमले की घटना को लेकर पीड़ित ने आरोप लगाया था कि लोक साहित्यकार माया भाई आहिर के बेटे जयराज आहिर ने यह हमला करवाया है और इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य साजिशकर्ता नामू कामजलिया, रामू भम्मर और आतू भम्मर, वीरेंद्र सिंह परमार, सतीश वानलिया, पंकज मेर और वीरू सेरड़ा शामिल हैं। सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन किया गया।
पीड़ित व्यक्ति महुआ के हनुमंत अस्पताल में भर्ती है। आज उनसे मिलने के लिए रजुला के विधायक हीरा भाई सोलंकी पहुंचे और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा करेंगे, जहां वे केंद्र सरकार की नीतियों, आंतरिक सुरक्षा और कानूनी सुधारों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनकी यात्रा के दौरान श्री विजयपुरम एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल डीके जोशी उनका स्वागत करेंगे। 3 जनवरी को वे वांडूर में गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में भारतीय न्याय संहिता से संबंधित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 4 जनवरी को अमित शाह अंडमान से रवाना होंगे और इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी 2 जनवरी को अंडमान पहुंचेंगे और 3 जनवरी को कार निकोबार व अंडमान निकोबार कमान का दौरा व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे, जहां भाजपा का फोकस संगठन विस्तार, AIADMK के साथ गठबंधन को मजबूत करने और शहरी व युवा मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने पर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश दिवस 24-26 जनवरी के तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि इस वर्ष मुख्य आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाए। उन्होंने कहा कि नोएडा, शिल्पग्राम सहित प्रदेश के सभी जनपदों, देश के अन्य राज्यों और उन देशों में भी कार्यक्रम आयोजित हो जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं। आयोजनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भगवान बिरसा मुंडा, वंदे मातरम और आनंद मठ से जुड़ी नाट्य प्रस्तुतियों सहित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे। सीएम योगी ने 12 जनवरी युवा दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन मतदाता जागरूकता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को भव्यता से मनाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा ब्लॉक, नगर और जनपद स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से उत्कृष्ट कलाकारों को मंडल और राज्य स्तर पर प्रस्तुति व सम्मान का अवसर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ODPO विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड से जुड़े उद्यमियों, खिलाड़ियों और महिलाओं, चिकित्सकों, प्रगतिशील किसानों और वैज्ञानिकों भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कलाकारों को मंच देने और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और भतखंडे संस्कृत विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी व ललित कला अकादमी जैसे संस्थानों को आयोजन से जुड़ने पर भी जोर दिया है। नए साल के मौके पर पूरे देश के साथ साथ पूरा बिहार भी जश्न में डूबा है और लोग धार्मिक स्थलों पर ईश्वर के दरबार में माथा टेक अपने परिवारों के लिए दुआ मांग रहे हैं। गौतम बुद्ध की नगरी बोध गया की कुछ ऐसी ही झलकियों को कैद किया है राष्ट्रीय समाचार के कैमरों ने। और मैं SK राजीव, इस वक्त हम बोध गया की धरती पर मौजूद हैं और बोध गया के विषय में कहा जाता है कि ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। और हम जिस जगह पे मौजूद हैं, आप देखिए कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान बुद्ध यहाँ पर ध्यानस्थ है। कहा यह जाता है कि 70 फीट ऊंची भगवान की प्रतिमा है, जहाँ पर भगवान जो है वो ध्यानस्थ मुद्रा में है, यानी कि भगवान जो है वो ध्यान लगाया हुआ है। और देखिए कि दूर दूर से सैलानी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और क्योंकि नए साल का वक्त है, नए साल को लोग एंजॉय करने के लिए से भी बोध गया आते हैं। तो बोध गया जो है वो मूल रूप से बुद्ध की नगरी के तौर पर जो है वो जाना जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि 2013 में यहाँ पर बम विस्फोट हुआ था और इसी मूर्ति के ऊपर जो है वो बम रखा गया था। उसके बाद से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। तो ये गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो है और उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको आगे ले चलेंगे और फिर दिखाएंगे और गौतम बुद्ध की इस नगरी बोध गया में क्या क्या चीज़ें गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई मौजूद है। नए साल के मौके पर पूरा देश जश्न और उत्साह में डूबा हुआ है। बिहार में भी नए वर्ष की शुरुआत श्रद्धा और आस्था के साथ की जा रही है। लोग मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर ईश्वर के दरबार में माथा टेक रहे हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की दुआएं मांग रहे हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान भूमि बोध गया में नए साल की सुबह कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए श्रद्धालु और बौद्ध अनुयायी महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को स्मरण करते हुए ध्यान और प्रार्थना में लीन नजर आए। मंदिर परिसर में गूंजते मंत्र, अगरबत्तियों की सुगंध और शांत वातावरण हर किसी को आध्यात्मिक अनुभूति करा रहा है। श्रद्धालु नए वर्ष में विश्व शांति,
आपसी भाईचारे और मानवता के कल्याण की कामना करते दिखाई दिए। बोध गया की ये तस्वीरें इस बात का प्रतीक है कि नए साल पर लोग केवल उत्साह ही नहीं बल्कि शांति, सकारात्मक सोच और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प भी ले रहे हैं। बोध गया से जिस सफर की हमने शुरुआत की थी, हम उसे गया के विष्णुपद धाम मंदिर पर समाप्त कर रहे हैं। दरअसल में ये गया का विष्णुपद धाम मंदिर है और नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में आ रहे हैं, प्रभु विष्णु के चरणों में मत्था टेक रहे हैं और अपने नए साल की खुशियों के लिए प्रभु से दुआएं मांग रहे हैं। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि नए साल का आगाज हो चुका है और हर एक व्यक्ति भक्ति में कोई डूबा है तो कोई कहीं जश्न में डूबा है। कुल मिलाकर के हर एक व्यक्ति की चाहत यह है कि 2026 उनके और उनके परिवार के साथ साथ देश और दुनिया के लिए भी बेहतर रहे। राष्ट्रीय समाचार के लिए गया से इसके राजीव। बुलेटिन में अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, जहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने करीब 20 साल बाद एक साथ आने का फैसला किया है। दोनों नेताओं ने निकाय चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया और हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने अपनी पत्नियों और बेटों के साथ शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद संयुक्त रैलियों की शुरुआत की। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव 2026 के लिए सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। 227 वार्डों के लिए कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि चुनाव के लिए 1191 नामांकन पत्र वितरित किए गए थे, जिसे कड़े मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। 74,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट वाले बीएमसी को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है और यह चुनाव मुंबई की सत्ता के साथ साथ असली बॉस तय करने की लड़ाई माना जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 23 से 30 दिसंबर तक हुए। 2 जनवरी को नाम वापसी और 3 जनवरी को अंतिम सूची जारी होगी। मतदान 15 जनवरी और मतगणना 16 जनवरी 2026 को की जाएगी। छपरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और छपरा कचहरी स्टेशन से साढ़ा ढाला, मौना चौक, सब्जी मंडी और साहिबगंज चौक, कचहरी रोड, थाना चौक और नगर पालिका चौक होते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बजरंग दल जिला संयोजक अनुज कुमार ने किया। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत बंद किया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं विभागीय सह मंत्री धनंजय कुमार ने कहा कि देश में घूम कर बांग्लादेशी व्यापार करने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे। इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता शाहरुख खान पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खरीदने का आरोप लगाया और इसे देशद्रोही मानसिकता बताया। पूरे सारण जिला के तरफ से आज पुतला दहन हुआ है, जो कि हमारे हिंदुओं पे क्रूरता से सामूहिक हत्या हो रहा है बांग्लादेश में यूनुस सरकार के रहते हुए। उसी के विरोध में यूनुस सरकार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने पुतला दहन किया है अपने छपरा सारण में। क्या मांग करेंगे आप लोग? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जब से वहाँ पर चरमपंथी सरकार जो आया है, उस हिसाब से अब मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेकर चरमपंथी जो वहाँ पर है, कट्टरपंथी जो है, उन लोग को भूंज कर काम खत्म कर दे जाना चाहिए। अब बांग्लादेश को भारत में मिला देना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में बांग्लादेशी साइकिल से जो सामान बेच रहे हैं, उनका आईडी कार्ड एक एक व्यक्ति को देख कर उसका जांच करिए। बांग्लादेशी है तो यहाँ से, बिहार से, छपरा से, किसी भी नगर प्रखंड में हो, उसको भगाने का काम हम लोग करते हैं। और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है, कि ताकि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो किसी भविष्य में किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। एक और चीज़ मांग करता हूँ, भारत और पूरे शहर में हम लोगों ने आप लोगों के प्रति मैसेज भी दिया है, ताकि वहाँ के हिंदुओं को हम लोग
जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके प्रति हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं और जिस हिंदू परिवार का सदस्य हमारे मारे गए हैं उनके प्रति हम लोग सभी श्रद्धा अर्पित करते हैं और ये सरकार से डिमांड करते हैं अपने राष्ट्र केंद्र सरकार से कि वहाँ सरकार को जवाबदेही ले अपने उच्चायुक्त के माध्यम से। अगर वही नहीं मानती है तो सरकार से हमारी अपील रहेगी कि वहाँ को अपने देश में जो प्रवासी हमारे हिंदू भाई हैं उनको अपने देश में स्थान दें ताकि हमारा जो हिंदू भाई वो सुरक्षित रहें और हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए वहाँ के लोगों का। ये हम लोग इसमें आश्वस्त हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हरपाल सिंह चीमा के बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में हमारी सरकार को अभी 9 महीने हुए हैं। जो लोग 10-10 साल से दिल्ली में राज किए वे 9 महीने वालों से सवाल पूछते हैं तो यही सबको समझ आ आता है कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं। हम इस चुनौती को ले रहे हैं। इस बार दिल्ली का प्रदूषण उस जानलेवा स्तर पर नहीं था जो इसके पहले था। हमारे जो प्रयास थे वे बहुत कम है। हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि 2.5 साल में हमें दिल्ली के प्रदूषण को इतना कम करना है कि दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा और बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी। विश्वास दिलाता हूं मैं पहले हम लोग जब मैनिफेस्टो बना रहे थे तब भी हम लिखे हुए कि हमें दिल्ली को 2.5 साल में पोल्यूशन का लेवल इतना कम करके देना है कि दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा, बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी। तो इसलिए हम आज इस चैलेंज को खुद मान रहे हैं। पोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन 15 साल कांग्रेस रही और 10-11 साल केजरीवाल जी रहे और उसके बाद हमको मिला है, हमने जो वादा किया है हम 2.5 साल में दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि पोल्यूशन ऐसा स्तर पे नहीं रहेगा और 5 साल पूरा होते होते हम दिल्ली को लिविंग के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए उसके अनुसार बना देंगे। नालंदा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नववर्ष के अवसर पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भगवान परशुराम के भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की है। नालंदा में आयोजित क्रॉस द्वीपीय ब्रह्मांड सेवा समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मंच से मंदिर निर्माण कराने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब नालंदा जिले में जरासंध सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण हो चुका है तो भगवान परशुराम का मंदिर भी बनना चाहिए। सांसद ने बताया कि भगवान परशुराम को मनाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए यह मंदिर आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिर निर्माण के लिए वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सहयोग मांगेंगे और व्यक्तिगत स्तर पर भी हर संभव मदद करेंगे। आपने कल सिलाव में एक भाषण में कहा था कि परशुराम मंदिर हम बनाएंगे। आपने कहा कि जैसे भी हो हम इसका निर्माण करेंगे नालंदा में। परशुराम मंदिर मैं निर्माण नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि सबका मूर्ति लग रहा है, जरासंध जी का लग रहा है तो उनका भी लगना चाहिए। तो हम लोग का आदर्श के रूप में थे परशुराम जी, उनका भी लगेगा। हमने यह कहा है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे, हो जाएगा। तो इसका बीड़ा तो आप ही ने उठाया ना? बीड़ा नहीं, मैंने लोगों को सलाह दिया। वहाँ पर पंडित जी लोग थे, पंडित जी लोगों को सलाह दिया है कि मुख्यमंत्री जी आप लोग मिलिए। ठीक है, निश्चित रूप से लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है, हम लोग की मदद करेंगे। शुरू हो जाएगा 1 साल, अगला जो साल आएगा हाँ उन्होंने जमीन का उपलब्धता करा दिया, हमने पैसा सहयोग रहेगा। हम लोगों ने तो यह भी कहा कि 1 रूम 2 रूम हम अपने फंड से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सूरत से। नए साल 2026 से पहले सूरत पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूरत एसओजी और सलाबतपुरा पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशन में एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी को गुप्त सूचना के आधार पर अमरोली के छापर भाटा इलाके से 21 वर्षीय जील ठुम्मर को पकड़ा गया। आरोपी के पास से 236.780 ग्राम हाई प्योरिटी एमडी ड्रग्स बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी सोशल मीडिया पर निरमा और टाइट जैसे कोड वर्ड में ड्रग्स की डील करता था। वहीं 31 दिसंबर को लेकर सलाबतपुरा पुलिस ने भाटेना के रजानगर इलाके में रेड कर आमिर उर्फ अमू शेख को गिरफ्तार किया और उसके घर से 15.95 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया। जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसके भाई खुद भी ड्रग्स का सेवन करते थे। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कुल करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्दा माल जब्त किया गया।
नए साल से पहले सूरत पुलिस का साफ संदेश, नशे के सौदागरों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। 31st की नाइट के बंदोबस्त में एसओजी की टीम तैनात थी। तब हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि कई लोग हैं जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे ड्रग्स की डिलीवरी दे रहे हैं। तो हमारी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि डिलीवरी आने वाली है, तो वहाँ पे पहुँचे तो देखा तो 236 ग्राम एमडी झील भूपत भाई ठुम्मर के पास से पकड़ा गया और दो जो उसके साथ थे, खुशाल राणपरिया और भरत लाठिया, वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। उन दोनों को वांटेड आरोपी घोषित किया गया और 236 ग्राम जिसकी कीमत होती है 7,55,000, उसका एक ऑफेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है और आगे की जो तपास है वो एसओजी पीआई टीबी पंड्या कर रहे हैं। सलाबतपुरा थाने में एक आमिर उर्फे अमू सन ऑफ गयार शेख, जिसकी उम्र 30 साल है और जो रजानगर झुपड़पट्टी बाठीना सलाबतपुरा में रहता है, उसका जो जहाँ के हैं वो महाराष्ट्र तहसील जामुर और जिला बुल्डाना के हैं। हमारे पास ह्यूमन इंफॉर्मेशन थी कि वो एमडी ड्रग्स और ये गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है। तो इसके पीछे ऑलरेडी हमारी वॉच थी और कल हमें इसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं और हमने 16 ग्राम का एमडी ड्रग्स का केस किया है और उसका जो कीमत होती है अंदाजे से 2 लाख रुपए की होती है। ये जो आरोपी आमिर है वो कड़ोदरा थाने जीआईडीसी थाने में पहले 2015 में मर्डर के गुनों में भी वो आरोपी रह चुका है और 7 साल की जेल काटने के बाद वो छूटा था और छूटने के बाद उसको 2 भाई हैं जो दोनों ये एमडी ड्रग्स का सेवन भी करते हैं और इस तरह से वो बिक्री भी करते थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।